हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। सो आई वेलकम यू ऑल टू द डिस्कशन ऑफ अल्फा टेस्ट सीरीज नंबर 4 यानी ATS 4, जिसका टॉपिक आपको स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा। तो टॉपिक क्या है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये टेस्ट हमने क्लास 12th के लिए बनाया हुआ है और इसे हम ऑलरेडी अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है देन डोंट वरी, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको टेलीग्राम ग्रुप का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। मोर ओवर, अगर आप लोग चाहें तो हमारी मैथमेटिशिया सीरीज़ के बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। बुक का डायरेक्ट लिंक यानी फ्लिपकार्ट का डायरेक्ट लिंक जहां से आप बुक को परचेज कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलते हैं आगे और फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेते हैं ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो। ठीक है, चलते हैं और अपने टेस्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये रहा बच्चों अल्फा टेस्ट सीरीज नंबर 4 यानी ATS 4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से इसका सॉल्यूशन। क्या पूछा हुआ है पहले ही क्वेश्चन में? व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी फॉर दिस फंक्शन। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। डायरेक्टली आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ये जो फंक्शन है ना, ये मॉडुलस फंक्शन है। आप इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मॉड के अंदर जो भी दिख रहा है उसको 0 के इक्वल रखो। यहाँ से आपको x मिलेगा -3/2। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया, इस क्रिटिकल पॉइंट पे आपका मॉडुलस फंक्शन पक्का नॉन डिफरेंशिएबल होगा। समझे? आप चेक कर सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के दोनों नॉट इक्वल आएंगे। एक -1 आएगा और एक +1 आएगा। तो मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आएगा या राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आएगा। समझे? चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर पॉइंट क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी फॉर द फंक्शन। वो क्या बनेगा बच्चों? x इक्वल्स -3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, चलें आगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या बोला हुआ है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ये जो फंक्शन है दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब क्योंकि फंक्शन आपका 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब ये हुआ कि f(0) मस्ट बी इक्वल टू लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 0। समझे? अब जब f(0) की बात करोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये 2k बनने वाला है। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, यानी f(0) 2k, और लिमिट फाइंड करने के लिए मुझे अपने एक्सप्रेशन को यानी जो भी फंक्शन है वो यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है बच्चों? log 1 + 3x, फिर है आपका -log 1 - 5x, और पूरे के नीचे आपको x तो दिख ही रहा होगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से बेसिकली RHS में यानी लिमिट में मुझे LCM ब्रेक करना है ताकि लिमिट इवेलुएट कर पाऊँ मैं। तो यहाँ पर ये 1 + 3x, ठीक है, पूरे के नीचे आपका x आ जाएगा। फिर यहाँ पर है ये माइनस, यहाँ पर है log 1 - 5x, और पूरे के नीचे आपका x आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर 3 की कमी है तो 3 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर देखो आपको 3 ऐसे लगाना पड़ेगा। यहाँ पर -5 की कमी है ना, तो यहाँ -5 की कमी है तो बेसिकली आपको -5 देखो ऐसे लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाला हूँ। x का लिमिट 0 है, इसलिए 3x का भी लिमिट 0 होगा और -5x का लिमिट भी 0 होगा। तो बस यहाँ पर लिमिट के फॉर्मूलों की हेल्प से ये पूरा ब्रैकेट 1, ये पूरा ब्रैकेट भी आपका 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर मिलेगा 1 × 3 -1 × -5, यानी ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बनेगा 8। तो ये पूरा किसके इक्वल है बच्चों? ये है 2k के इक्वल। सो 2k की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो यहाँ से k आपको 4 मिलेगा। समझे? तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में हमें क्या बोला हुआ है? डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx एट इंटीग्रल पॉइंट्स। अब कौन से इंटीग्रल पॉइंट पे आपको इसका कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है ये तो इसने नहीं बताया।
लेकिन चलिए मैं यहाँ पर इन जनरल काम करूँगा। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ लेट x इक्वल्स सी बिलोंगिंग टू z। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर कोई इंटीजर c है, नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई इंटीजर c है तो इसके पीछे वाला इंटीजर c-1 आएगा, इसका अगला इंटीजर c+1 आएगा। नेक्स्ट इंटीजर की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको लिख ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पर ये जो फंक्शन आपका fx है, अब इसका कॉन्टिन्यूटी मुझे x इक्वल टू c पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं निकालूंगा f ऑफ c। तो f ऑफ c यानी यहाँ पर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c निकालूंगा। अब अगर c खुद एक इंटीजर है तो आंसर में सेम वैल्यू आपको मिलती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, यानी इनपुट इंटीजर करोगे तो आउटपुट भी इंटीजर आएगा। अब यहाँ से अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँगा, सो लेफ्ट हैंड लिमिट भी मुझे c पर ही निकालना है। ठीक है ना, और फंक्शन तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ही। ठीक है बच्चों, अब जरा यहाँ लिमिट चेंज करते हैं, यानी अगर मैं x की जगह c-h लूँगा तो आपको पता है x का लिमिट c है, तो फिर h का लिमिट भी 0 हो जाएगा, यानी h विल बी अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, ऑलमोस्ट क्लोज टू 0। ऑलमोस्ट क्लोज टू 0 बोला है, इक्वल टू 0 नहीं बोला है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको ऐसा मिलेगा, x की जगह c-h। अब ध्यान से सुनना, नंबर लाइन की बारी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि h इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब c-h अगर मैं करूँगा तो देखो c-h यहाँ पर कहीं होना चाहिए, समझे, यानी c के लेफ्ट हैंड साइड में। c जो कि इंटीजर है उसमें से h यानी बहुत ही छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके c के लेफ्ट में दिखेगा, जैसे कि मैंने पोजीशन यहाँ दिखाने की कोशिश की है। अब अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो ये आपको देखो यहाँ पर लेकर आ जाएगा। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ये आएगा c-1, क्योंकि h इज़ वेरी वेरी स्मॉल और c तो आपका इंटीजर था ही, जो कि आपने यहाँ पर सबसे टॉप में एज्यूम किया है। सो दैट मीन्स ये आपको देने वाला है c-1। अब जैसा कि आप नोट कर पा रहे होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट द गिवन पॉइंट, यानी मेंशन्ड पॉइंट। तो बस यहाँ से कंक्लूजन ये हो जाएगा कि आपका जो फंक्शन है दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स c बिलोंगिंग टू z। ठीक है बच्चों, तो यही तो आपको यहाँ पर डिस्कस करके देना था कि ये जो फंक्शन है इंटीग्रल पॉइंट्स पे इसका कॉन्टिन्यूटी क्या होगा। तो बेसिकली सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। इस बात को मेमोराइज भी रखना है, आपको याद भी रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 4 की तरफ। यहीं पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर y दे रखा है, इस तरीके से आपको dy/dx निकालना है। ध्यान से सुनिए, कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा, इसे क्या लिख सकते हो, कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा यानी टेंजेंट ऑफ थीटा। बात समझ आई सभी को? ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू बन जाएगी x, तो बस इसका डेरिवेटिव करोगे यानी dy/dx, तो आंसर 1 आ जाएगा। ये रहा जी क्वेश्चन 4 का आंसर। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या बोला हुआ है बच्चों, यहाँ पर y आपको दे रखा है, dy/dx निकालना है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान से देखना, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये देखो x दे रखा था ना, x को मैंने ऐसे लिखा और यहाँ पर log का बेस तो √x है ही पहले से, तो यहाँ से ये पावर आगे आ जाएगा, तो आपको दिखेगा log ऑफ √x ऑन द बेस √x। तो यहाँ से ये बन जाएगा 2 × 1, यानी y की वैल्यू आ गई कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर जैसे ही आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो बस क्वेश्चन 5 का आंसर आपके सामने आ गया है बच्चों। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, फाइंड द राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 फॉर दिस फंक्शन। फिर बोला हुआ है राइट वेदर द फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 और नॉट। तो इसका मुझे राइट हैंड लिमिट निकालना है। सो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस क्या दे रखा है, e की पावर 1/x -1 अपॉन e की पावर 1/x
प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना मैं कैसे करूँगा। अगर आपका मन करे तो लिमिट चेंज कर लो, यानी पुट x इक्वल्स 0 प्लस एच, और यहाँ पर बेसिकली x का लिमिट 0 है तो h का लिमिट 0 हो जाएगा। ये नहीं करोगे तो क्या काम हो पाएगा या नहीं? वेल, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। मैंने पूछा कि अगर लिमिट चेंज नहीं करोगे तो क्या यहाँ पर सॉल्यूशन होगा या नहीं, ठीक है। अच्छा देखो, इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन दिखेगा। अब इस पूरे में न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी e की पावर 1/h से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर को भी डिवाइड करने के लिए बोला और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करने के लिए बोला है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको फाइनली ये देखो ऐसा दिखेगा, ठीक है बच्चों। अब क्योंकि h का लिमिट 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/h का लिमिट क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, समझे। अब आपको अगर ध्यान हो e टू दी पावर इन्फिनिटी क्या होता है, तो इन्फिनिटी ही होता है, समझे। तो यहाँ पर बेसिकली मैं कहूँगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, सो 1/इन्फिनिटी यानी 0, ठीक है। ये बातें याद रखना, यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर जैसे ही h का लिमिट पुट करोगे सो 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, जिसका मतलब 0 हुआ, और ऐसे ही नीचे आपका 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये भी 0 हो गया, यानी ये बन जाएगा 1। तो RHL की वैल्यू ये रही। फिर क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं इसी पॉइंट पे। तो ध्यान से देखना, आपके फंक्शन में अगर इनपुट 0 होगा तो आंसर -1 आएगा। यहाँ पर चेक कर लो डेफिनेशन के हिसाब से। तो आप नोट कर सकते हो कि RHL इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, देयरफॉर फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस होगा एट दिस पॉइंट, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में क्या है बच्चों, यहाँ पर बेसिकली आपको प्रूव करना है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट दिस पॉइंट, ये प्रूव करना है मुझे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर f3 निकाल लेता हूँ। f3 का मतलब ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, जो कि 3 ही रहेगा, ठीक है बच्चों। अब जरा यहाँ पर मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखता हूँ कि ये क्या आएगा। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा fx, यानी ये सेम वैल्यू माइनस f3 वो हमने साइड में निकाला है, और नीचे आपका आएगा x माइनस 3। यहाँ पर आप लिमिट चेंज कर दो, यानी x को 3 माइनस h ऐसे रखो, क्योंकि x का लिमिट 3 है तो h का लिमिट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन देखो आपको अब ऐसा दिखेगा। यहाँ पर ये 3 माइनस h, ये -3 तो है ही, डिनोमिनेटर में x माइनस 3 यानी माइनस h हो जाएगा। h इज वेरी स्मॉल नंबर, तो ध्यान से समझना यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, ये 3 है और ये 2 है, नंबर लाइन बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो 3 माइनस h वेयर h इज वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब 3 माइनस h यहाँ पर कहीं होगा। तो 3 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर निकालोगे तो ये आपको देखो 2 दे देगा, समझे या नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से न्यूमरेटर में ध्यान से देखना अपने लिमिट में, तो यहाँ जो 3 माइनस h आपको दिख रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 माइनस h, तो वो बनेगा 2, -3 पहले से है और ये रहा -h, तो ऊपर आएगा -1 अपॉन -h, यानी आपको ये फंक्शन दिखेगा देखो ऐसा। अब इसमें जैसे ही तुम h की लिमिट पुट करोगे यानी 0, तो ये 1/0 आएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि ये डिफाइंड तो है नहीं, है ना बच्चों, ये डिफाइंड नहीं है। अब देखो, अगर आपको कंसेप्ट ध्यान हो तो बढ़िया, वरना मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये कंसेप्ट मैंने असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी उसमें भी बताया था। अब कंसेप्ट ये होता है बेसिकली कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ मस्ट बी डिफाइंड एंड इक्वल, ओनली देन द फंक्शन विल बी कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट, समझे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ भी हो, जब इनमें से एक डिफाइंड नहीं है तो फिर ये नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही। जैसा कि मैंने कहा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ मस्ट बी डिफाइंड एंड इक्वल, ओनली देन द फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। तो यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3 इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है,
फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। और यही प्रूव करने के लिए इसने बोला हुआ था। आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट फिर से पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, वैसे यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि किसी भी इंटीग्रल पॉइंट्स पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पक्का नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। आपका मन करे तो x इक्वल्स 2 पे इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके देखो और मुझे बताना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं जो कि डिफरेंशिएशन के ऊपर है। इसमें क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको एफ डैश एक्स निकालना है और फिर इसकी वैल्यू भी पूछी गई है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीकेंट एक्स को 1 अपॉन कॉस लिखो, फिर एलसीएम ले लो। तो ये बना 1 माइनस कॉस और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और ये पूरा स्क्वायर रूट में तो है ही। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स यानी ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, पूरे का है अंडर रूट। तो यहाँ 2 और 2 कटेगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यानी ये होगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा सिर्फ 10 एक्स बाई 2। समझे, एफ एक्स का सिंप्लीफाइड वैल्यू आ चुका है। अब इसका डेरिवेटिव कर दो तो एफ डैश एक्स क्या आएगा बच्चों, ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 और एंगल x बाई 2 का भी करोगे तो 1 बाई 2 मिलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये भी तो फाइंड करना है, तो इसके लिए डेरिवेटिव में x की जगह पाई बाई 2 डाल दो। तो यहाँ पर f डैश पाई बाई 2 ये बनेगा 1 बाई 2, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह पाई बाई 2 और पूरे के नीचे भी 2 है क्योंकि ये x बाई 2 है, तो ये बनेगा पाई बाई 4। ठीक है, तो 1 बाई 2 सीकेंट पाई बाई 4 यानी रूट 2 और इसका स्क्वायर तो है ही, सीकेंट स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, यानी 1 बाई 2 इंटू 2 यानी आपका आंसर आ गया 1। समझे, रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 इसको भी देख लेते हैं जरा। और ये 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर क्या करना है क्वेश्चन 9 में, प्रूव दैट एफ एक्स, ये रहा एफ एक्स, इट रिमेन्स डिसकॉन्टिन्यूअस एट दिस पॉइंट रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ के, यानी के की वैल्यू कुछ भी हो जाए, यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये डिसकॉन्टिन्यूअस ही रहेगा x इक्वल टू 0 पे। चलिए काम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक काम करने वाला हूँ मैं, अगर x 0 नहीं है, अगर x 0 नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x या तो 0 से बड़ा होगा या फिर x 0 से छोटा होगा। समझे, डिनोमिनेटर में मॉड x दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x 0 से बड़ा होगा तो मॉड x आपका क्या होगा, सिंपली x होगा, और अगर x 0 से छोटा हुआ तो मॉड x क्या होगा, ये माइनस x होगा इस वाली कंडीशन में। ठीक है ना। सो इसका मतलब फंक्शन को बड़े आराम से रिडिफाइन किया जा सकता है। कैसे रिडिफाइन कर रहा हूँ देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको x दिख रहा है, यहाँ पर मॉड x की जगह x ले लो और प्लस में 2x स्क्वायर, यहाँ पर अगर आप x कॉमन ले लो नीचे से तो ऊपर वाला x कट जाएगा, आपको मिलेगा 1 प्लस 2x, और यहाँ पर कंडीशन क्या रही होगी, ये वाली कंडीशन। समझे, अब अगर आप फिर से इसको लिखें यानी x अपॉन मॉड x की जगह माइनस x प्लस ये आपका 2x स्क्वायर, यहाँ पर भी x कॉमन ले लो तो ये मिलेगा आपको -1 प्लस 2x, यहाँ पर x पे ये कंडीशन रही होगी। ठीक है ना, और फिर यहाँ पर ये k तो आपको दिख ही रहा होगा, ये कौन सी कंडीशन में है, जब x इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो फंक्शन रीडिफाइन हो गया। अब अगर मैं इसका राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा 0 पे, सो x अप्रोच इज 0 प्लस फंक्शन का वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस 2x। इसमें x की लिमिट जैसे ही 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 0, यानी सॉल्व कर लो, ये 1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको RHL मिला। अब यहाँ से LHL भी निकाल लेते हैं। तो LHL के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन यानी x लेस देन 0 वाले केस में देखो 1 अपॉन -1 प्लस 2x। अब इसमें x की जगह 0 पुट करोगे तो ये बनेगा -1 प्लस 2 इंटू 0, यानी ये आपको -1 ही दे देगा। अब जैसा कि आप लोग नोट कर पा रहे होंगे बच्चों, LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, तो यहाँ पर f ऑफ 0 निकाल कर देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। f ऑफ 0 मतलब f ऑफ 0 यहाँ पर k आ रहा है,
तो इसको निकालने का फ़ायदा क्या है? जब ये दोनों इक्वल हैं ही नहीं, LHL और RHL इक्वल है ही नहीं, तो यहाँ से कंक्लूजन तो यही हो गया ना कि फंक्शन f आपका डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फंक्शन f विल बी डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k। यानी k की वैल्यू कुछ भी हो, जब LHL और RHL ये खुद ही इक्वल नहीं है, तो फिर k की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो, आपका फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। बात समझ आई? सो फंक्शन f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में हमें dy/dx निकालना है। ये रहा y का वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा 2x इंटू 3, है ना, 6x की जगह, और यहाँ पर मैं LCM भी ब्रेक करूँगा। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर ये 2/√13 है ना, इस वाले सेकंड टर्म में, और यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस 4x² है ना, तो 4x² को देखो मैंने कैसे लिखा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये अपना ब्रैकेट बंद करो। यहाँ से अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर 2x को मैं मान लूँगा cos थीटा, और यहाँ से मैं 3/√13 इसको मान लेते हैं cos बीटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos² थीटा, नाउ दैट विल बी sin² थीटा। ठीक है, और अगर इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा तो क्या आएगा बच्चों, यानी अगर इसका मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया ऐसे, तो इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो दैट विल बी sin थीटा। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? ओके, अब यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि sin बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, सो sin बीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos² बीटा पूरे का अंडर रूट, cos बीटा ऊपर आपने एज्यूम किया है, 1 माइनस 9/13 आ जाएगा, इसमें एलसीएम ले लो, ये बनेगा 4/13 यानी 2/√13। ठीक है, इन सभी को ध्यान रखना, इन्हें हम अपने क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। यहाँ से देखो y कैसा बनने वाला है, cos इनवर्स 2x आपने यहाँ पर cos थीटा लिया, 3/√13 आपने cos बीटा लिया। ठीक है, प्लस 2/√13 आपका sin बीटा आ रखा है, चेक कर लो। फिर इसके बाद आपने 1 माइनस 4x² यानी इसे क्या निकाला है, तो ये निकला है sin थीटा, आप साइड में चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से y क्या बनेगा, ये तो cos इनवर्स है ही, ये ब्रैकेट में बन जाएगा cos a माइनस b का फॉर्मूला, चेक करो। ठीक है, तो यहाँ से आपको y मिलेगा थीटा माइनस बीटा। अब यहाँ से जो आपने पुट किया था या सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा का मतलब हुआ cos इनवर्स 2x, और बीटा का मतलब हो जाएगा cos इनवर्स 3/√13। यहाँ से डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो y का डेरिवेटिव ये रहा, cos इनवर्स का करोगे तो -1/√1 माइनस 2x का स्क्वायर यानी 4x² आएगा। फिर 2x का भी करना पड़ेगा चेन रूल की वजह से, तो वो 2 आएगा, और ये तो पूरा कांस्टेंट है मतलब 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसे लिख दो -2/√1 माइनस 4x²। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या बोला हुआ है, यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले ये जो भी फंक्शन है इसको हम y मान लेंगे, यानी y क्या आएगा बच्चों, x टू द पावर x प्लस 1/x प्लस ये क्या है, ये है sin 2x की पावर x। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको रीराइट करूँगा, तो रीराइट करके मैं क्या लिखूँगा, e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर x प्लस 1/x। फिर मैं अगले को क्या लिखूँगा, e टू द पावर log ऑफ sin 2x की पावर में x। ठीक है, अब यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू e की पावर में x प्लस 1/x, और ये आपका log x तो है ही। फिर अगला बनेगा e की पावर में x, और ये आपका log sin 2x। ठीक है बच्चों, चलो
अब डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। तो y का डेरिवेटिव यानी dy/dx ई वाले का सेम रहेगा, यानी x प्लस 1/x इंटू में log x। लेकिन चेन रूल से हमको पावर में भी एंट्री मारनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर पावर में जाओगे तो x प्लस 1/x, log x का 1/x, फिर आपका log x बाहर और x प्लस 1/x का यानी 1 माइनस ये देखो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले टर्म का हमने क्या कर लिया भैया, डेरिवेटिव कर लिया। दूसरे टर्म में आते हैं तो यहाँ पर अगेन ई वाले का सेम, यानी ई की पावर में x और ये है log sin 2x। ठीक है, अब यहाँ पर पावर में करेंगे, x बाहर 1/sin 2x, फिर साइन का करोगे तो cos 2x और फिर एंगल का करोगे तो वहाँ से 2 भी आएगा। log sin 2x का ये डेरिवेटिव हो गया, प्लस log sin 2x बाहर और फिर x का करोगे तो वो 1 आ जाएगा। ये ऐसे दिखा दो, बस नेक्स्ट स्टेप में आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। इसको आप लिखेंगे x टू द पावर x प्लस 1/x, ये ब्रैकेट के अंदर ये सब चीज़ें क्या आएंगी, मन करे तो अंदर भेज दो, वरना जैसा है वैसा ही रहने दो। 1/x को अंदर भेजोगे तो ये आपका 1 प्लस 1/x² देखो ऐसा बनेगा। फिर यहाँ पर ये है आपका 1 माइनस 1/x² इंटू में log x तो है ही। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका sin 2x की पावर में x, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये आगे 2 है फिर x है, cos अपॉन साइन का मतलब हो जाएगा कोटेंजेंट 2x और प्लस में ये log sin 2x। ठीक है ना, तो बस ये आपका फाइनली आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है बच्चों, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या बोला हुआ है, यहाँ पर ये 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं। इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ म्यू इफ पॉसिबल सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब अगर x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है सो f ऑफ 0 मस्ट बी इक्वल टू लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो RHL के लिए तो ऐसा होगा, LHL के लिए ऐसा होगा, तो किसी भी एक को आप पिक कर सकते हो। मोर ओवर यहाँ पर f0 की वैल्यू म्यू है, यहाँ पर आप चेक करके देखो। ठीक है, तो आप बताओ LHL निकालो या RHL। चलिए RHL निकालते हैं। तो यहाँ पर RHL अगर हम निकालेंगे तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस ये है आपका रूट एक्स और नीचे आपका आएगा 25 प्लस रूट एक्स, इस पूरे का रूट है और फिर ये -5 है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर रेशनलाइजेशन, समझे ना, रेशनलाइज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर में। तो ये आपका 25 प्लस रूट एक्स -5 पहले से ही है, यहाँ पर आप क्या करोगे 25 प्लस रूट एक्स ओवर द रूट, यहाँ +5। ठीक है, और इसी से डिवाइड भी करोगे तो ये है 25 प्लस रूट एक्स प्लस 5। अब न्यूमरेटर में क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, जैसा है वैसा ही आपको दिखेगा, यानी ये पूरा आप एज इट इज़ कॉपी कर दोगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लगाओ तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ध्यान से देखना नीचे कर रहा हूँ, तो ये बनेगा a² यानी रूट हट गया -b², समझे, यानी -5 का स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल होकर आपको सिर्फ रूट एक्स देगा। क्लियर है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेक करके देखो रूट एक्स कैंसिल हो रहा होगा। सो फाइनली यू विल बी लेफ्ट ओनली विद अंडर रूट ऑफ 25 प्लस रूट एक्स प्लस में 5, सिर्फ ये वाला टर्म आपके पास बचेगा जिसमें x की लिमिट अगर आप डालेंगे सो 25 अंडर रूट ऑफ 0 पूरे का अंडर रूट प्लस में 5, यानी ये 25 प्लस 0 यानी 25 का रूट यानी 5 प्लस 5, कहने का मतलब ये 10 हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया f0 यानी म्यू विल बी इक्वल टू लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब लिमिट वैल्यू अगर एग्जिस्ट करेगी तो LHL और RHL दोनों ही इक्वल आएगा, तो बस यहाँ से आप RHL के इक्वल भी इसको रख सकते हो। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, LHL निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो LHL और RHL तो इक्वल होंगे ही। ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बोला हुआ है इसलिए लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही इस गिवन पॉइंट x इक्वल टू 0 पे। चलते हैं आगे, यानी इसका एक अल्टरनेटिव है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो
तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, आपको x दे रखा है, y दे रखा है, और ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है क्या, ये पूछ रहा हूँ। यहाँ पर ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। मैं यहाँ पर कैसे करूँगा, वेल dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, ऐसे करके dy अपॉन dx निकाल सकते हो। फिर उसके बाद आपको दिखेगा कि ये सिंप्लीफाई होकर x और y की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। dy अपॉन dx की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप लोग आगे प्रोसीड करोगे ताकि अपने फाइनल सॉल्यूशन तक आप पहुँच जाओ। मैं ऐसे तो नहीं करूँगा, मतलब मैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करूँगा। तो मैं कैसे करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालूंगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी था, जिसे अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उस लेक्चर का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं आगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर करोगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, नोटिस करते रहना बच्चों, ठीक है। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू प्लस अब वाई स्क्वायर, यानी इसमें ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी देखो ये आपको ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक बार कंफर्म करो, ठीक है। ये आपका हो गया वाई स्क्वायर का वैल्यू। यहाँ पर ये 2ab cos थीटा साइन थीटा वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर मिलेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एक बार चेक करो। फिर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ब्रैकेट वाली चीज़ें 1 हो जाएंगी बच्चों। तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। यहाँ से आप डेरिवेटिव शुरू कर दो। एक्स स्क्वायर का ये रहा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है ना, और ये RHS में तो कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा। मैंने dy अपॉन dx की जगह पे y डैश लिखा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। इसको तो बड़े आराम से आप सिंप्लीफाई करके y डैश की वैल्यू निकाल सकते हो, माइनस एक्स अपॉन वाई। इक्वेशन फर्स्ट बोलो, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे y बाहर, y डैश का डेरिवेटिव करोगे तो y डबल डैश, फिर y डैश बाहर, y का डेरिवेटिव करोगे तो y डैश, और यहाँ पर माइनस एक्स यानी -1 हो जाएगा। इस वाले y डैश की जगह पे इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करो ताकि आपका प्रूफ इस फॉर्म में आ सके, समझे। सो y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश, यहाँ पर आप लिखो माइनस एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पर इस -1 को भी आप LHS में ले आओ तो ये +1 हो जाएगा, उधर आपका 0 बचेगा। अब यहाँ से जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो वाई स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस 1 इंटू वाई यानी वाई इक्वल्स 0 इंटू वाई यानी 0। तो बस यही तो आपको यहाँ पर प्रूव करना है, टॉप में देख सकते हो। अगर आपका मन करे तो इसे रीराइट कर दो, वाई स्क्वायर इंटू, देखो डबल डेरिवेटिव को ऐसे लिख लो और ऊपर मैच करके देखो, x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव को ऐसे लिख लो, ठीक है ना। तो बस ये आपका रिजल्ट आ चुका है। इस क्वेश्चन का भी डिटेल सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। तो बस बच्चों, इसी के साथ हम लोगों ने टेस्ट नंबर 4 यानी अल्फा टेस्ट सीरीज नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। दैट मीन्स ATS 1, ATS 2 एंड ATS 3 के सॉल्यूशन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस सीरीज में हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन सभी टॉपिक्स के भी असाइनमेंट डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, ठीक है। सभी लेक्चर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर भी कर देना। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।